देखिए वैभव जी, मुझे तो मतलब बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से पूरे घटनाक्रम लग रहा है, जो भी आप 35-40 दिनों की जो बात कर रहे हैं, कि एकदम सारा कुछ नाटकीय घटनाक्रम की तरह दिखाई दे रहा है, कि जैसे किसी ने स्क्रिप्ट लिखी हुई है और उसी तरह से चीजें चल रही हैं। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो मरने वाला होता है, तभी वो उसके पास पावर आ जाती है, वो बच जाता है। आप इस पूरे आंदोलन को अगर आप उठा करके देखेंगे तो जिस दिन से ये होता है कि नीट पेपर लीक होता है और एक व्यक्ति होता है जिसको ये लगता है कि नहीं नहीं, भारत में ये चीज बहुत खराब हो रही है, वो यूएस से आता है, एक पार्टी बनाता है, सोशल मीडिया पे उसका हंगामा होता है, फिर वो आता है धरने पे बैठ जाता है। और उसके बाद एक बात बताइए कि सर, अगर मुझे लगा आज धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफे देने की कोई आवश्यकता ही नहीं बनती है, क्योंकि पेपर लीक के बाद उन्होंने नेक्स्ट टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से नीट का पेपर करवाया और उसका रिजल्ट जारी कर दिया। क्योंकि अगर वाकई उनकी गलती है तो उनका इस्तीफा पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद तो उन्होंने सेकेंड टाइम उसको बेहतर करके दिखा दिया ना। मान लीजिए कोई अपने परफॉर्मेंस से अगर पीछे है और उसमें सुधार करके उसको बेहतर कर देता है, तो उसको लाभ मिलना चाहिए ना। तो कल तक जो आप कह रहे हैं कि मीडिया में कहीं पे भी नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने वाले हैं, आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं। और मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं, उस पूरे मोमेंट से अगर आप देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से इस पूरे मोमेंट को क्या फायदा मिल गया? क्या देश की शिक्षा व्यवस्था बदल गई? क्या ये आश्वासन मिल गया कि आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा? या क्या सारे पेपर लीक की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के सर पर थी? तो ये सवाल सबसे बड़ा है कि आज तक कोई भी मोमेंट होता है, कोई भी चीज ऐसी होती है, तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कोई परिवर्तन की बात हो सकती है, कोई ऐसी मांग होती है जो लोगों के हितों की बात हो सकती है। एक व्यक्ति के इस्तीफे से शुरू हुआ ये पूरा बवंडर एक व्यक्ति के इस्तीफे के साथ खत्म हो गया। तो जो आपने कहा ना कि जो लोग आए थे वो क्यों आए थे, इस्तीफा हो गया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन 2-2.5 साल चला, किसान आंदोलन, तीनों बिल वापस ले लिए गए। आज वो किसान नेता कहाँ है? भाई बिल वापस ले लिया गया, उसके बदले में किसानों के हितों के लिए क्या नया काम हुआ है पिछले 5 सालों में, मुझे बताया जाए। या वो जो किसान नेता जो वहां पर सड़कों पर बैठे थे, वो आज किसानों के हितों पे कौन सा काम कर रहे थे, तो जरा बता दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राजनीति इतने निम्नतम लेवल पर और इतने ओछेपन और हल्केपन से की जाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज आप एक बार बताइए, विपक्ष जो सोमवार को जो सत्र शुरू होगा तो किस मुद्दे पर सरकार को घेरने वाली है? क्योंकि उसका भी तो मुद्दा यही था और ये मुद्दा खत्म हो गया, ये पूरा आंदोलन खत्म हो गया, पूरा अनशन जितना इन्होंने तैयारी करी थी सारे खत्म हो गए। अब आप किस मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले हैं? क्योंकि ये सत्र तो आप इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले थे। तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति को और सीरियस होना चाहिए। क्योंकि आज एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि छात्र हितों के लिए संघर्षरत व्यक्ति है, उस देश में आंदोलन खड़ा कर देता है और उसके सामने कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो इन चीजों को समझा पाए। सत्ता और विपक्ष में क्या कोई ऐसा युवा चेहरा नहीं है कि जो युवाओं की लड़ाई लड़ सके? बता दीजिए, दोनों पक्षों में से कोई आदमी हो जो खुल करके सामने आए और जो युवाओं के हितों की बात करे। तो देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि राजनीति अपने देश की स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही है और वो परोसी जा रही है आम जनता को कि आप इसी तरीके से आप चीजों को देखिए। पिछला पूरा सत्र महिला सम्मान पे चला, ये पूरा सत्र युवाओं के सम्मान पे जा रहा है। यहाँ कौन सा छात्र बताइए आंदोलन कर रहा था? जितने लोग वहां थे, नीट के छात्र बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो मुश्किल से 16-17 साल की उम्र के होते हैं, वो आंदोलन करने आ रहे हैं। जितने छात्रों को नीट की एग्जाम देना था वो सेकंड टाइम तैयारी करते हैं, सेलेक्ट होते हैं और उनका रिजल्ट आ गया, वो अपने एडमिशन में लग गए हैं। तो एक इस तरह का प्रोपोगंडा क्रिएट कर पाना और उसके आधार पर शिक्षा मंत्री का केवल इस्तीफा ले लेना और उससे व्यवस्था परिवर्तन की बात कह देना, मुझे लग रहा है कि कहीं से ठीक नहीं दिखाई दे रहा। ये एक भारत में आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक नए तरह का राजनीतिक नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा कि जिसमें एक व्यक्तिगत चीजों को आधार बना करके और पूरे राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी जाएगी। आप जिस तरह का वहां पर माहौल देखे हैं, कोई चीज आपसे छुपी नहीं है, सब पूरा देश ने देखा हो किस तरह से। रुद्र जी, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे सवालों की सूची में ये भी है कि इसका असर क्या हो सकता है भविष्य में। संदीप जी के पास चलते हैं, इस बातचीत का की पहली टिप्पणी, पहली प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेते हैं। संदीप जी, पिछले 12 सालों से हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार किसी धरने से, किसी प्रदर्शन से, आंदोलन से
झुक गई हो, मंत्री का इस्तीफा हो गया हो, ऐसा तो हमने नहीं देखा था कभी। एमजे अकबर का एक इस्तीफा हुआ था, विदेश राज्य मंत्री थे, उनके ऊपर आरोप कुछ दूसरे थे, मीटू मूवमेंट वाले आरोप थे। लेकिन ये वाला इस्तीफा पहली बार ऐसा है कि लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे, खासकर युवा, एक दबाव बनाया गया, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा विरोध हुआ और आखिरकार इस्तीफा हो गया। कितना बड़ा झटका माना जाएगा इसे, नरेंद्र मोदी सरकार एक मजबूत सरकार के रूप में जो चल रही है उससे, उस पर? देखिए, मैं तो कहूंगा कि यह झटका नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज है, पूरी दुनिया को एक संदेश है। जो जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद या वो उसके पहले भी विपक्ष ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, भारत में लोगों को विचार अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और ऐसे लोग जो विचार अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती, इस तरह की चीजें। जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को यह दिखाने की कोशिश विपक्ष करता रहा है कि भारत में एक तानाशाह सरकार है, एक डिक्टेटर सरकार है, जहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, इस तरह की नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। तो यहां पर इस घटनाक्रम से एक चीज तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के पास मैसेज गया कि भाई देखिए, यहां दिल्ली के दिल मतलब संसद से कुछ दूरी पे, प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पे लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ और सब चीज हुआ, और इस पर भी पुलिस ने संयम का परिचय दिया, सरकार ने भी संयम का परिचय दिया, मतलब भारत में लोकतंत्र जिंदा है। दूसरा मुद्दा मैं आता हूं, जिस तरह से सरकार ने इस पूरे मुद्दे को बाद में हैंडल किया, शुरू की बात मैं नहीं कर रहा हूं, शुरू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी सरकार के लिए अंग्रेजों के जमाने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पता होता है कि ऐसे आप करते रहो। आपको याद होगा इरोम चानू शर्मिला का मैटर, मैं बार बार कहता हूं, 16 साल तक कांग्रेस ने उनको नाक के रास्ते फीड करा, और 16 साल उन्होंने उपवास करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। लेकिन जब किसी भी आंदोलन में हिंसा हो जाती है तो सरकार की भौहें तन जाती हैं, और सरकार के लिए वो चिंता का विषय हो जाता है कि अगला कदम क्या होगा। जब अपराध हो गया, वहां पे क्राइम हो गया, तो उसके बाद सरकार के लिए चिंता का विषय हो जाता है। ऐसे में सरकार के पास ज्यादा समय नहीं होता है, और सरकार ने बड़े बुद्धिमत्ता से, मैं तो कहूंगा, जैसे सैटरडे और संडे बहुत महत्वपूर्ण होता है। सैटरडे को लोकसभा की कार्यवाही होनी नहीं है, संडे को भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं होनी है। तो भोजपुरी में या हिंदी में एक कहावत है कि सौत सुहागन नहीं चाहिए, खुद विधवा भले हो जाए। तो यहां पर किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यह मौका नहीं देना चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव या आम आदमी पार्टी यह क्रेडिट ले जाए कि छात्रों के आंदोलन के सामने सरकार झुकी है, तो इन लोगों के नाते झुकी है। और इसीलिए अगर आप देखें पिछले 48 से 72 घंटे का घटनाक्रम जो है, जिस तरह से रात के 12 बजे प्रधानमंत्री आते हैं और कैजुअल कैमरा लेकर के अपनी बात रिकॉर्ड करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं देखो जिंजी, जिस तरह से तुम बात करते हो उसी तरह मैं भी बात करता हूं, और रात के 12 बजे देखो मैं वीडियो पोस्ट डाल रहा हूं। आप बता रहे हैं कि सरकार ने कैसे बुद्धिमत्ता से काम लिया और ऐसे समय पर इस्तीफा हुआ है कि कोई राजनीतिक दल अपना श्रेय भी नहीं ले सकता है। लेकिन मैं आपको अंग्रेजी के दो प्रतिष्ठित अखबार हैं उनकी कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देकर आपसे जानना चाहता हूं। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के आवास के बाहर जो अचानक धरना दिया था, उससे सत्ताधारी खेमा चौंक गया, बैकफुट पर चली गई सरकार। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की पार्टी के अंदर, और कहा कि इससे नेगेटिव इमेज बन रही है, छवि जो है वो नकारात्मक बन रही है। इसके अलावा एक बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि इस मामले को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था, लेकिन इसे इस स्तर तक क्यों पहुंचने दिया गया? हमारे पास हर तरह की मशीनरी है, फिर भी हमसे मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया? द हिंदू की भी एक रिपोर्ट है, उसमें एनडीए के एक सीनियर सांसद ने कहा है कि दुर्भाग्यवश स्थिति को बिल्कुल भी ठीक से नहीं संभाला गया। इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद यह प्रोटेस्ट जो है वो लीडरलेस हो गया था। कौन इसका लीडर है कुछ पता नहीं चल रहा था, सब अपनी डफली बजा रहे थे। तो एनडीए के अंदर नाराजगी की खबरें थी। ऐसे दो अखबार जिनकी रिपोर्ट्स पूरा देश पढ़ता है, उस पर भरोसा किया जाता है, वो लोग ऐसा कह रहे हैं, तो सरकार तो दबाव में थी ना। देखिए, अब अखबार अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, जब बात बन जाती है तो बहुत सारी बातें होने लगती हैं, अखबारों की टिप्पणियां भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी आज सर्वमान्य नेता हैं, और कोई भी कदम अगर सरकार में उठता है तो बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी सहमति के, दोनों बात मैं कह रहा हूं, होता नहीं है। तो अगर दीपिके को भारत आने दिया गया, धरने पे बैठने दिया गया, तो इसमें
माननीय प्रधानमंत्री जी की कहीं न कहीं सहमति थी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अमेरिका से आ रहा है और उसे सीधे धरना स्थल पे जाने चलिए नहीं दिया चलिए जा चलिए, रहा इस पर भी क्या चर्चा हो रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। रुद्र जी के पास भी चलते हैं, संदीप जी आपके पास आ रहे हैं। रुद्र जी, जैसा कि भी संदीप जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को पता था, जबकि सच्चाई है कि केंद्र सरकार ने सहमति दी, तभी जाकर अभिजीत दीप के अमेरिका से वापस आकर देश भर में प्रदर्शन करते हैं, फिर जंतर मंतर पर डेरा डालते हैं, लगातार आंदोलन चलता है। सरकार की सहमति थी, बिल्कुल सरकार चाहती तो कभी भी उनको शुरुआत में ही हटा सकती थी वहां से। लेकिन कई सारे लोगों का यह कहना है कि चंदा चोरी पर सरकार घिरी हुई थी, राम मंदिर वाले और भी तमाम मसलों पर, जैसे गडकरी जी के मंत्रालय वाला जो मामला चल रहा है सबको पता है, उस मामले में भी सरकार घिरी हुई थी। तो सरकार ने सोचा कि वहां से ध्यान भटकाने के लिए अभिजीत दीपके वाले प्रदर्शन को थोड़ा बहुत हाईलाइट होने देते हैं, आगे बढ़ने देते हैं। लेकिन सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह प्रदर्शन इतने बड़े स्तर तक पहुंच जाएगा। 20 जुलाई को सबका अनुमान था, मेरा खुद अनुमान था 2000, 3000, 4000, 5000 लोग आ सकते हैं, इससे ज्यादा का अनुमान नहीं था। भीड़ कितनी आई थी आपको पता है, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार के अनुमान में तो गलती हुई है, ये तो बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जैसा सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा बड़ा प्रदर्शन, ये आंदोलन बन गया। वैभव जी, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती है, वो है आम जनमानस का जो भाव है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भाव से आप किसी चीज को परोस रहे हैं या किस प्लानिंग के साथ आप कर रहे हैं, लेकिन उसका सेंटिमेंट कहाँ जाता है इस पे आपका नियंत्रण नहीं है। हो सकता है कि आप हम एक मतलब एक एग्जांपल में आप मान के चलिए कि आप किसी से झूठ की लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से मारपीट का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक के मन में ये भाव हो सकता है कि नहीं किसी के साथ गलत हो सकता 50 आदमी आपके समर्थन में आपके विरोध में जुट जाए, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। सेम यही चीज है, क्योंकि देखिए अपने देश की आबादी बहुत बड़ी है। आज के समय में आप देखेंगे, और खास करके अगर अपने देश की अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर आप किसी भी तरह के, चाहे भ्रामक प्रचार की आप बात कह सकते हैं या किसी तरह का आप नैरेटिव चलाना चाहते हैं, तो पक्ष विपक्ष में लोगों की संख्या कम नहीं है। वो इसका इम्पैक्ट था, ये कंट्रोल। जैसे आपने क्या कहा कि जो ये बात निकल करके आ रही है और जो किसी के भी मन में ये बात आ रही है, वो सबसे ज्यादा आने वाले समय में सरकार के लिए चिंता का विषय। ये प्रदर्शन कितना बड़ा हुआ, उनका इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये लोगों के मन में आ रहा है, जो प्रबुद्ध समाज है उसको ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्रायोजित था। कारण क्या है कि इस देश में आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि इस देश की जनता इतनी जागरूक नहीं है कि अपने हितों के लिए वो सड़क पर उतर जाए। अगर अपने हितों के लिए सड़क पर उतर सकती थी तो इस देश में आज राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और होती। आज पार्टियां अपने नैरेटिव नहीं चला पाती जिस तरह से चला रही हैं। तो इस तरह से कोई मोमेंट खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, जिस व्यक्ति का कोई ऐसा नहीं है कि सामाजिक संगठन है जिससे लोग जुड़ जाएं। आपने देखा रातों रात एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलता है, वो इतना बड़े तरीके पर हिट हो जाता है। दूसरे मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इतने बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं तो कोई शैक्षणिक सुधार की बात होनी चाहिए थी कि शिक्षा में इस तरह के सुधार हो, या मान लीजिए एग्जाम की जो बातें हो रही हैं उसका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि ऐसे ऐसे एग्जाम कराए जाएं जिससे पेपर लीक की समस्या न हो। क्योंकि बहुत सारे जगह हो रहा है, नीट की बात नहीं है, ये आप देखेंगे कि 2-4-5 दिन बाद आपको कोई नई खबर आ जाएगी। तो सवाल केवल ये है कि जो आपका की डिमांड है वो डिमांड समझ से परे है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई और बैठेगा तो क्या ये शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? ये तो एक पद है। और शिक्षा, इस देश में शिक्षा मंत्रालय का कितना बड़ा रोल है आपको पता है। बहुत सारे ऐसे शिक्षा मंत्री रहे कि जिनका नाम ही लोगों को नहीं पता है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल उनकी जो मांग है उस पे लेके संशय है। दूसरी जो सरकार की, जैसे मोदी गवर्नमेंट का लंबे समय तक एक अनुभव रहा है बहुत। अब ऐसा नहीं है कि एक नई सरकार है इसको पता नहीं, आम आदमी पार्टी की जैसे बात होती थी उनको अनुभव नहीं है तो इस तरह से गलतियां हो जा रही हैं। बहुत लंबे समय से बीजेपी का अनुभव, और खास करके नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनका प्रशासनिक अनुभव बहुत लंबा है। तो उस संदर्भ में इतनी कमजोर डीलिंग कि अगर धर्मेंद्र, मैंने क्या कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस समय इस्तीफा का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि सेकेंड टाइम में नीट परीक्षा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करा करके दी है। और मुझे लगता है कि एक हफ्ते पहले उसके रिजल्ट आए हैं तो उसको तो उनका क्रेडिट मिलना चाहिए था। वही उस समय अगर उन्होंने गलती की तो इस्तीफा पहले होना चाहिए था, अब नहीं होना चाहिए। तो मुझे पूरी तरीके से ये चीज लग रहा है, और यहाँ सबसे कमजोर स्थिति में विपक्ष दिख रहा है मुझे। क्योंकि विपक्ष, अब पता नहीं इस देश का विपक्ष कैसे काम कर रहा है कि उस तरह के उसमें आकर के वो फंस जाता है। आपने देखा होगा पिछले एक बार
वो जो आंदोलन हुआ तो पहलवानों के मुद्दे पर हुआ, उसका क्या हस्त्र हुआ? इस बार ये मुद्दा होता है, इस मुद्दे पर ये हस्त्र हो। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश की राजनीति की जो सीरियसनेस है, अब मैंने क्या कहा कि सब लोग बात कर रहे हैं युवाओं के सम्मान के लिए। युवा है कहाँ? राजनीति में बातें हो रही है कि युवा होना चाहिए। कौन आदमी, मैंने क्या कहा, आप पक्ष विपक्ष का एक चेहरा बता दीजिए कि जो पूरे आंदोलन में सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से लीड कर रहा हो छात्रों को लेकर के। तो केवल एक नैरेटिव के तरह से स्क्रिप्टेड अगर हम राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में बहुत भयावह होगा, क्योंकि वहां की जो स्थिति थी वो ये बताती है कि हम कंट्रोल खो चुके हैं। इस तरह से वहां चीजें करी गई, लोगों के बिल्कुल सबके घरों में चर्चा होने पर मजबूर कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं गैप है जिसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था। संदीप जी के पास चलेंगे, फिर आपके पास भी आएंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आती है दिल्ली में, सीएम मोदी पीएम मोदी बनते हैं, गुजरात से वो दिल्ली आते हैं। जब 2014 में जो भी बच्चा 6 साल का रहा होगा, आज उसकी उम्र 18 साल की होगी। उसकी 6 साल की समझ में उसको उतनी राजनीतिक जानकारी नहीं रही होगी। सोशल मीडिया का दौर उस समय उतना ज्यादा व्यापक नहीं था, डिजिटलीकरण नहीं हुआ था, जियो नहीं लॉन्च हुआ था। लेकिन अभी उसने अधिकांश अपने जीवन में मोदी सरकार ही देखी है, 12 सालों में लगातार। अभी जो 18-20 साल के युवा हैं, उनकी समझ में प्रधानमंत्री मतलब मोदी, उनको इतने अच्छे से मनमोहन सिंह का कार्यकाल नहीं याद होगा कि किस तरह से अन्ना आंदोलन हुआ था, 2G और तमाम घोटाले के आरोप लगे थे। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ये जो युवा है, जनजी की बात करते हैं और भी तमाम जो युवा हैं, उनसे संवाद कर पाने में विफल हो रही है? इस सरकार के बारे में कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो जनसंवाद बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मन की बात कार्यक्रम हो, तमाम और कार्यक्रम हो, उनकी भाषण शैली कैसी है सबको पता है। लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम पर, एक्स पर ऐसी आंधी आपको देखने को मिल रही होगी। सीजेपी आंदोलन जब से शुरू हुआ है, इतने एंटी मोदी, इतने एंटी बीजेपी वहां पर कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा लग रहा था बीजेपी आईटी सेल जो है, जो एक समय बेहद ताकतवर हुआ करती थी, सारा नैरेटिव वही करती थी, वो धाराशायी हो गई। युवाओं के बीच में इतनी अलोकप्रियता दिख रही थी, अभी भी इंस्टाग्राम पर आपको दिखेगी, कि आपको समझ में आएगा कि सरकार के खिलाफ तो एक तरह से विरोध की कोई लहर चल रही है। क्या सरकार इस मामले में फेल हो गई, जो कि अब मोदी जी, संदीप जी आपसे मेरा सवाल है, कोशिश कर रहे हैं, 2 दिनों से लगातार रील बना रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, यह कोशिश अब हो रही है, ये पहले से होनी चाहिए थी? वैभव भाई, नरेंद्र मोदी को तौलने में बड़ी भूल हो रही है विपक्ष के द्वारा। एक लाइन वो बार बार बोलते हैं, अहमदाबादी हूं, सिंगल टिकट डबल जर्नी करता हूं, और कहते ही नहीं है। जब विदेश जाते हैं तो आप देखते हैं पूरा एक सर्किल बना के जाते हैं, मतलब इधर से जाएंगे, घूम करके 5-6 देश निपटा के फिर भारत लौटते हैं। ये नहीं है कि एक देश में गए और वहां से यात्रा करके तुरंत वापस आ गए। इस पूरे गेम प्लान को समझिएगा। इस धरना प्रदर्शन से क्या फायदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने? अगर अभी युवा को प्रधानमंत्री किसी मंच से कहते कि आप जानते हैं रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें धरना हुआ था 15 दिन तक, और उसके बाद एक अन्ना बैठे थे और फिर केजरीवाल की पार्टी आई थी, तो जो 6 साल के युवा की बात कर रहे हैं ना, वो कहता मुझे तो कुछ याद नहीं है, और प्रधानमंत्री जी क्यों बता रहे हैं? बाबा रामदेव को सुबह 5 बजे लाठ से पीट करके भगाया गया था, लड़कियों के कपड़े में वो भागे थे। अगर प्रधानमंत्री जी ये घटना बताते तो युवा कहता क्यों बता रहे हो भाई, क्या जरूरत है ये सब बताने की। लेकिन जैसे ही यह धरना शुरू हुआ, पूरी फिल्म को भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने रख दिया। और दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो उससे भी महत्वपूर्ण, मैं मुस्कुरा इसीलिए रहा था। यूजीसी आया, सब लोगों ने, सवर्ण समाज के लोगों ने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन सवर्ण समाज का बहुत धरने पे नहीं बैठा और इस्तीफा भी नहीं हुआ। अब इसका 2 फोल्ड फायदा है, देखिएगा। आज ये इस्तीफा हो गया, अब कोई नहीं कहेगा कि यूजीसी के विरोध में कि भाई धर्मेंद्र प्रधान वही है जो यूजीसी वाले में गलती किया था। अरे भाई उसका इस्तीफा हो गया, अब उसको माफ करो, सवर्ण समाज अब शांत हो जाओ। तुम्हारी बात तो देखो उस समय नहीं इस्तीफा होता, अब तो हो गया ना, अब वो आदमी नहीं है। तो पहली बात तो वहां सेट कर दिया इन्होंने सवर्णों को यूपी इलेक्शन के लिए कि ब्राह्मण ठाकुर वैश्य जितने भी हैं सब लोग अब नहीं कह सकते कि यूजीसी वाला कानून काला लाने वाला धर्मेंद्र प्रधान है, तो किनारे हो गए। उधर का वोटर सेटिस्फाई हो गया, इधर युवा को सेटिस्फाई कर दिया कि देखो जी तुम्हारी बात मान लिए। और तीसरी बात, विपक्ष को नंगा कर दिया कि भाई किसी भी मुद्दे में हम तुमको उलझा लेंगे। भाई एथेनॉल की बात ही नहीं हो रही है पिछले 15 दिन से। राम मंदिर चंदा की
डेवलपमेंट कहां तक पहुंची, इस पे भी अखिलेश यादव नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, केजरीवाल भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, कोई अब तो भक्त भी बनने के लिए तैयार नहीं है, कोई कांवड़ उठाने वाले सवाल का भी जवाब नहीं दे रहा है। तो जिस तरह से पूरा गेम प्लान अपने गुजराती भाई का ही था और गुजराती भाई ने सबका हिसाब चुकता कर दिया और युवाओं में विश्वास पैदा कर लिया कि मैं भले 75 साल का हूं लेकिन युवाओं में अभी भी सबसे ज्यादा पॉपुलर हूं, और जो अपने आप को तथाकथित युवा कहते हैं उनको मैंने अराजक डिक्लेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो लोग अराजक डिक्लेयर हो गए। आखिर जो पथराव हुआ, जो पुलिस पे लाठीचार्ज हुआ, इन सब चीज से क्या मैसेज गया कि भाई इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी के जो लोग घुसे हुए हैं, जो राजनीतिक दलों के लोग घुसे हुए हैं, इसी आंदोलन को खराब कर रहे हैं। युवाओं के बीच ही बड़ा अच्छा मैसेज गया और इसीलिए कि भैया अब इनसे दूर ही रहना। तो पूरा जो सेटअप था, अन्ना का आंदोलन, बाबा रामदेव की पिटाई, ये सारी चीज दिखा करके सरकार ये दिखाना चाहती थी कि हम सबसे अच्छे हैं और यह दिखाने में सफल रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस आंदोलन में नरेंद्र मोदी जी ने जो सूझबूझ का परिचय दिया उससे कई मामले हल हो गए। जो यूजीसी आंदोलन के समय मांग उठी थी वह भी अब कहीं न कहीं सेटिस्फाई हो गई। इससे सवर्ण समाज उत्तर प्रदेश को चुनावों में किसी तरह से जो एक शिकायत थी शायद वो शिकायत नहीं करेगा। तो इस आंदोलन से एक जो मैसेज गया कि भाई सरकार भी झुक सकती है। दुनिया के सामने जो भारत सरकार को तानाशाह दिखाने की कोशिश हो रही थी, ईवीएम के मुद्दे पर घेरने की कोशिश हो रही थी, लोकतंत्र के मीडिया के गोदी मीडिया कह करके कहा जाता था, आखिर मीडिया के लोगों ने रिपोर्ट किया ना वहीं से कि भाई देखो पुलिस पीट रही है। तो अगर वीडियो जा रहा है, इंटरनेट गया तभी तो ये वीडियो गए, सरकार नहीं चाहती तो नहीं जाता। तो सरकार ने वो सारी चीजें लागू की जिससे भारत की निगेटिव इमेज जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनाने की कोशिश हुई हो उसको धराशायी किया जा सके। तो इस पूरे आंदोलन का पटकथा, निर्देशन, संगीत, सब कुछ अपने हिसाब से माननीय नरेंद्र जी ने किया है और इसके लिए उनको साधुवाद कि युवाओं का विश्वास उनमें आज भी है। जिस तरह से देखिए ना कनेक्ट किया उन्होंने, पहले उन्होंने क्या कहा, बर्खास्त किया 48 लोगों को, फिर उन्होंने कहा कि भाई हम सिस्टम ठीक कर रहे हैं, कमीशन भी, ट्रिब्यूनल भी बना दिया, कोर्ट भी स्पेशल डेडिकेट कर दी, और फिर लड़कों से सीधे बात की, आमने सामने बैठ करके, ऊंचा नीचा टेबल नहीं। आप देखिए ना जिस तरह से 4 लोग बैठ करके बात करते हैं, इस तरह नड्डा जी और जितेंद्र जी बैठे थे और उनको पूरे सम्मान के साथ कहा न्यूट्रल प्लेस पे बैठ जाते हैं। भाई बच्चे हैं, अपने घर के बच्चे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो छात्रों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस आंदोलन से, और विपक्ष को जो मौका मिल रहा था कहीं न कहीं राम मंदिर के मामले में घेरने की, एथेनॉल के मामले में घेरने की, उसको उन्होंने इसमें उलझा करके जो है धारीशाही कर दिया जो है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.